गुड आफ्टरनून। केमिकल इक्विलिब्रियम का तीसरा लेक्चर। याद हो तो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर जाकर बात खत्म किया था। एक रिएक्शन A प्लस बी से C प्लस डी के लिए याद हो तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम लिखा था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ये रिजल्ट आगे आया था एक्टिव मास ऑफ C, एक्टिव मास ऑफ D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ D। याद होना भी चाहिए ये चीज। अगर हम इसको इस चीज से देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kf अपॉन Kb क्या लिख सकते हैं? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट और उसके पावर में उसका कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट और उसके पावर में उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, अगर अलग अलग कोएफिशिएंट होगा तो उनका मतलब अलग अलग प्रोडक्ट, दो तीन प्रोडक्ट होंगे तो उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा कोएफिशिएंट के हिसाब से। याद रखें हमने यहाँ पे स्टेट की बात नहीं किया कि ए किस स्टेट में है, बी किस स्टेट में है, वो जब होगा तो देखेंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लिखूं N2+3H2 अमोनिया का बहुत बढ़िया एग्जांपल है 2NH3 का, अब मैं कहूँ कि इसके लिए आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए तो डायरेक्ट आप लिख देंगे NH3 का एक्टिव मास और पावर में 2 अपॉन H2 का एक्टिव मास पावर में 3 और N2 का एक्टिव मास पावर में 1। ये प्रोडक्ट उसका पावर, उसका जो भी कोएफिशिएंट है वो अपॉन रिएक्टेंट्स, जो ये हालत है। यहाँ तक बात हमने किया था। एक बात हमने और किया था कि जो Ke है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ke जो है वो दो प्रकार से होता है। बात हमने किया था, फिर से कर रहे हैं। और वो डिपेंड किस चीज पे करता है? एक्टिव मास। वो डिपेंड किस चीज पे करता है? एक्टिव मास पे। अगर एक्टिव मास पे, अगर यहाँ एक्टिव मास पे हम मोलरिटी लिख रहे हैं तो हम Ke का नाम देते हैं Kc। अगर हम इन एक्टिव मास के स्थान पे Ke के स्थान पे Kc लिखना चाहते हैं तो वहां पे मोलरिटी का टर्म आएगा। और ये डिफाइन है लिक्विड के लिए भी, गैस के लिए, लिक्विड के लिए, गैस के लिए भी, पर नॉर्मली लिक्विड के लिए, नॉर्मली लिक्विड के 95% लिक्विड के लिए ही यूज किया जाता है। और अगर हम यहाँ एक्टिव मास के स्थान पे पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर यूज कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि जो Ke है वो किसके बराबर है? Kp के। तब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देंगे K। ठीक। और ये केवल और केवल गैसों के लिए, गैसों के लिए ही Kp डिफाइन है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड मिला के एक भी गैस वाला टर्म नहीं आया तो उसके लिए Kp डिफाइन नहीं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आज हम देखेंगे भी। ये चीज आप याद रखें, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड मिला के एटलीस्ट एक गैस का प्रोडक्ट होना चाहिए तभी Kp डिफाइन, नहीं Kp डिफाइन नहीं होगा उससे। ठीक है, अगर मैं ये बात क्लियर करूं कि हम कैसे कह दे रहे हैं कि जो मोलरिटी है वही पार्शियल प्रेशर है, अगर हम इस बात को समझने के लिए इसको मिटाता हूं थोड़ा सा। ये बात समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम एक्टिव मास के स्थान पे मोलरिटी और पार्शियल प्रेशर दोनों कैसे रख सकते हैं। क्या
दोनों एक ही चीज? क्या मोलरिटी और पार्शियल प्रेशर में कोई अंतर नहीं है? अंतर है। तो क्या मन में ये चीज आता है, जिस प्रकार से लिक्विड्स के लिए मोलरिटी डिफाइन होता है उसी प्रकार से गैसों के लिए प्रेशर डिफाइन होता है। तो ये बात भी ख्याल आना चाहिए कि क्या लिक्विड के लिए प्रेशर नहीं होता। बहुत सारी चीजें हैं, पर लिक्विड को एक्सप्रेस करने का तरीका जितना बढ़िया कंसंट्रेशन टर्म होता है अपने पास, उतना बढ़िया प्रेशर हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मतलब आप सॉलिड चीज को लीटर से नापना चाहो तो संभव नहीं हो पाएगा। दूध लिक्विड है, आप उसको किलो में भी माप सकते हो, लीटर में भी माप सकते हो, पर जो बढ़िया लीटर है उसका वो किलो नहीं है। इस प्रकार से मोलरिटी कंसंट्रेशन टर्म है, लिक्विड के लिए मोलरिटी से बढ़िया हम प्रेशर से नहीं देख सकते उसको। देखिए जैसे हम PV = nRT कहते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेशर को उधर रखें तो उधर हो जाएगा NRT, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम। क्या है मोलरिटी? अगर हम फिक्स टेम्परेचर की बात करें तो R तो वैसे भी कांस्टेंट है, तो अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट कह दें तो डायरेक्टली P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी आ गया ना, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी आ गया। इस अधिकार से हम गैसों के लिए जिस प्रकार से लिक्विड्स के लिए मोलरिटी यूज करते थे उसी प्रकार से गैसेस के लिए क्या यूज करेंगे? प्रेशर का यूज करेंगे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर का ये चीज मन में ख्याल आना चाहिए कि क्यों, कैसे, ऐसे। ठीक है, ये चीज मन में बैठा रहेगी, कैसे हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, बैठ चलिए मैं कुछ क्वेश्चन के मॉडल लेते हैं, मैं लेता हूँ और बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ से। नो डाउट केपी और केसी का रिलेशन इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, पर फिलहाल हम नॉर्मल क्वेश्चंस का केपी और केसी लिखना सीख जाए। जैसे H2I2 मिला के 2HI बनाते हैं और मैं कहता हूँ कि सभी गैसियस फॉर्म में, मैं कहता हूँ सभी गैसियस फॉर्म, बताइए केसी क्या होगा? केसी क्या होगा? क्या गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती? क्या कहते हैं? क्या गैस की कंसंट्रेशन नहीं होती? क्या हम इसके लिए कंसंट्रेशन नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, इतना ग्राम हाइड्रोजन लिख सकते हैं। इनके लिए बकायदे हम कंसंट्रेशन पर डिसाइड कर सकते हैं, बकायदे उसी तरह जैसे जो होगा। ठीक है, यद्यपि यूनिट पूछा जाता है आपसे, केसी और केपी लिखने के लिए नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है यूनिट बताइए। क्या पूछा जाता है? फाइंड यूनिट, ऐसा पूछा जाता है, फाइंड यूनिट ऑफ केसी एंड केपी। देखिए मैंने ये कहा था कि एटलीस्ट एक गैस का टर्म होगा, एटलीस्ट एक गैस का टर्म होगा तभी आप केपी डिफाइन कर पाओगे, और हमने ये नहीं कहा था कि एटलीस्ट एक लिक्विड का टर्म होगा तो आप केसी डिफाइन कर पाओगे। केसी तो मैंने यहाँ कहा था लिक्विड और गैस दोनों के लिए भरपूर डिफाइन है, इसलिए आप मूंद के आप देखिए, अगर आप केसी जाओगे लिखने तो बेशक आप जाइए HI⁴ अपॉन H2 और I2। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही प्रदर्शन का एक तरीका है कैसी। अगर हम अब इसमें एक्टिव के स्थान पे कंसंट्रेशन टर्म का यूज करेंगे तो बेशक केसी, और यहाँ पे प्रेशर का यूज कर देंगे ठीक है। ठीक है, मतलब ये चीज मन में कभी ना आए कि केसी के भी बहुत अलग अलग चीजें हैं, सिमिलर चीजें हैं। गैस के लिए हम प्रेशर को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए प्रेशर के लिए वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नाम दे दिया गया उसको, बाकी है अलग कुछ नहीं। अच्छा, क्योंकि यहाँ हम केसी लिखे हैं इसलिए एक किलोग्राम मास के अंदर क्या लिखा होगा? मोलरिटी लिखियो, और मोलरिटी की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर। मोलरिटी की क्या होती है? मोल पर लीटर।
मोल पर लीटर का पावर 2 अपॉन नीचे क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मोल पर लीटर और यहां भी मोल पर लीटर। मोल पर लीटर अपॉन इंटू मोल पर लीटर। क्या कुछ बचा क्या? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यहाँ कैसी यूनिटलेस हो जाएगी, ठीक है। अब कहोगे यार आपसे नॉर्मली कोई पूछ लिया बताइए केसी की यूनिट क्या है, तो क्या आप रटे बैठोगे क्या मोल पर लीटर होता है? नहीं, परिस्थितियों के अनुसार वो कुछ भी हो जाएगी। जैसे इस कंडीशन में केसी की यूनिट क्या दिख रही है, कुछ नहीं, कट गया सब। केपी भी ऐसे दिखेगा, क्यों? ऊपर यहाँ पे प्रेशर लिखोगे, फिर पार्शियल प्रेशर, तो क्या होगा एटीएम में एटीएम स्क्वायर अपॉन एटीएम इनटू एटीएम, वो भी कट जाएगा। यहाँ अगर हम केपी लिखेंगे, अगर हम केपी की यूनिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्योंकि सब प्लस में यहाँ एटीएम का स्क्वायर अपॉन एटीएम इनटू एटीएम, तो ये भी यूनिटलेस और ये भी यूनिटलेस दिख रहा है यहाँ पर। ये एग्जांपल उटपटांग टाइप का मैंने इसलिए लिया कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खुले, आप रट के ना बैठें कि केसी की यूनिट मोल पर लीटर, केपी की यूनिट एटीएम। एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो हो सकता है, हमेशा सत्य नहीं है। ऐसे निकालना सीख जाए, ठीक है। पहले क्या करें, पहले आप नॉर्मली केई का इक्वेशन लिख लें। केई तो आप जान ही गए, प्रोडक्ट अपॉन जो भी है, और फिर आप सोच के बैठे कि इसके लिए क्या डिफाइन है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और 2-3 नई चीजें बताते हैं जो कि आपको याद रखना होगा। पहला स्टार पॉइंट कवर करेंगे, एक्टिव मास। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड्स is always 1, always। थ्योरी में भी पूछा जा सकता है, सॉलिड्स का एक्टिव मास क्या लेते हैं हमेशा 1। अरे यार सॉलिड है, उसके पास मॉलिक्यूल की कमी है क्या, खर्चा ही ना होगा, एक आध मॉलिक्यूल चला भी गया है, इतना पैक्ड उसका वो होता है, थोड़ा बहुत रिएक्शन में हिस्सा ले भी लिया तो एक्टिव वो नहीं उसकी कंसंट्रेशन कमी नहीं होनी है। तो एक्टिव मास ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज 1, ऐसा कंसीडर किया जाता है, माना है, बल्कि ऑलवेज कंसीडर्ड। ठीक है, हमेशा 1 माना है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, अगर बहुत जाना पहचाना एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास है वो, और उसको हम तोड़ें तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब तो जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, बिना बुझा होगा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा आपको, और कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में मिलेगी, ठीक है। यद्यपि क्वेश्चन अगर पेपर पूछेगा तो उसका अवस्था दे के पूछेगा कि कौन किस अवस्था में है। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखना चाहूँ तो बेशक आप कहेंगे एक्टिव मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इनटू एक्टिव मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन एक्टिव मास ऑफ CaCO3, बेशक। अब केसी क्या करें, पहली बात ये मन में तुरंत आ जाना चाहिए इसका एक्टिव मास कितना 1। सो अब ये देखिए एक्टिव मास ऑफ सॉलिड हमेशा, और ये भी कितना 1। तो आपके पास के का इक्वेशन ही बचा केवल एक्टिव मास ऑफ, ये चीज यहां से आप जज करो, ठीक है। शॉर्टकट पे नहीं जाओ, पहले
देख लोगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद शॉर्टकट आप कर लो अलग चीज है, लेकिन पहले ये लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या इक्वेशन है, प्रोडक्ट अपॉन सॉलिड प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो भी हम पढ़े थे जैसे, और उसके बाद यहां से जज करोगे कि इसका एक्टिव मास क्या होगा। ठीक है, हमने देखिए ये सॉलिड में निकल गए, इसका एक्टिव मास 1 होगा तो बचा क्या, केवल 1 बचा। अच्छा, अगर हम Kc लिखना चाहते हैं तो वहां पे मोल पर लीटर आ जाएगा। यूनिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यूनिट की अगर बात करें तो केवल एक ही टर्म है एक्टिव मास का, इस एक्टिव मास के साथ तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, मोलेट। और अगर हम Kp की बात करें तो उसी के स्थान पे क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर एब्सोल्यूट, तो वो हो जाएगा। ठीक, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, हमेशा नहीं, हमेशा, ठीक है। लिखिए लिखिए, नोट करिए इसको, बढ़िया बढ़िया केस। जैसे अगर मैं N2O4 को तोड़ना चाहूं तो क्या बनता है, N2O + O2, यही बनता है ना, या कि ऐसा भी लिख सकते हैं 2NO2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करें, ये भी गैस है, ये भी गैस, ठीक। क्या करते क्या करते क्या करते, सबसे पहले Ke लिखें तो कितना हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ NO2 का पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2O4, दोनों के लिए वैलिड है, लिख सकते हैं हम, क्योंकि गैसों के लिए भी हम मोलरिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम Kc लिखना चाहें तो मोल पर लीटर इसके लिए, इसका पावर 2 अपॉन मोल पर लीटर इसके, कितना बचेगा, केवल 1 मोल पर लीटर बचेगा। और अगर हम Kp लिखना चाहें, अगर हम Kp लिखना चाहें तो वही ATM इसके लिए, ऊपर वाले के लिए उसका स्क्वायर अपॉन ATM नीचे वाले के लिए, ATM ने बढ़ जाएगा तो Kp की यूनिट यहां कितना आ जाएगा, ATM आ जाएगा। दुर्भाग्य से वहां भी मोल पर लीटर और ATM आया, यहां भी ऐसा नहीं कि 2-3 एग्जांपल में आगे रट लो, Kc की यूनिट मोल पर लीटर, Kp की यूनिट ATM, नहीं, क्वेश्चन बढ़िया, ठीक है। अगर कोई लिक्विड किसी गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, अगर कोई लिक्विड इफ एनी लिक्विड is in concentration with gas, then active mass of liquid will be taken as follows. If any liquid is in equilibrium, अगर कोई लिक्विड किसी गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर लिक्विड ज्यादा हो गया ना, अब लिक्विड ज्यादा हो गया तो कहां खत्म होगा, ठीक है। पार्टिकल्स तो कंपैक्ट हैं ही ना गैस के पास, उसके पास, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, ता, ठीक है। बाकी अगर सॉलिड लिक्विड है तो ऐसा ना लिक्विड का भी कंसंट्रेशन 1 ले लो, नहीं, फिर वहां सॉलिड का 1 है ही ऑलवेज, लेकिन अगर लिक्विड गैस कंसंट्रेशन में है तो फिर हम लिक्विड का क्या लेंगे, 1, ठीक। जैसे अगर मैं कहता हूं कि हाइड्रोजन गैस को आप हाइड्रोजन लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है, गैस से आप क्या बना रहे हो, लिक्विड बना रहे हो, हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन लिक्विड बना रहे हो, और सेम
हाइड्रोजन लिक्विड को हाइड्रोजन गैस भी बना रहे हो तो गैस लिक्विड के साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन सॉरी इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे हम Ke क्या लिखेंगे एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ पर यहाँ पे लिक्विड का एक्टिव मास क्या लिया जाएगा 1। क्यों ये लिक्विड वाले का है ना कौन सा ये वाला ये लिक्विड वाले का है ना तो इसका एक्टिव मास क्या लिया जाएगा। तो अब यहां से हम Kc जब लिखेंगे तो 1 मोल पर लीटर लिखेंगे। ठीक है मतलब मोल पर लीटर का इनवर्स। और जब हम Kp लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एटीएम। तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। लिक्विड तो 1 हो गया लिक्विड गैस के साथ कंसंट्रेशन में अगर है तो क्लियर है। याद रखेंगे इस तरह क्वेश्चंस भी। जैसे अगर मैं एक जाना पहचाना वाला एग्जांपल आप खूब जानते हैं Cu2 प्लस सिल्वर यहाँ पे Cu2 प्लस एक्वस अवस्था में होता है जी सॉलिड अवस्था में होती है और ये जाके Cu प्लस Ag2 प्लस इस तरह से काम हो जाता है और जाके कॉपर यहाँ पे सॉलिड में हो जाता है और सिल्वर का आयन बन जाता है यहाँ पे एक्वस हो जाता है। लिख लो आराम से लिख लो कोई नया बात तो है नहीं। ठीक है कैसे सबसे पहले आप तो Ke लिखोगे तो क्या Cu एक्टिव मास Ag2 प्लस एक्टिव मास अपॉन Cu2 प्लस एक्टिव मास Ag एक्टिव। किसका किसका वन होना है इसका किसका वन होना है भाई यहाँ इसका वन होना है और यहाँ इसका वन होना है सॉलिड का। एक्वस वालों का तो कुछ करेंगे नहीं सॉलिड का तो ऑलवेज वन। ठीक है तो जब आप Ke लिखने जाओगे तो बचा ही है आपके पास केवल Ag2 प्लस अपॉन Cu2 ये बचा ना Ag2 प्लस अपॉन Cu2। तो एक बार फिर से क्या यूनिटलेस दिख रहा है यहाँ Kc भी आपको यूनिटलेस दिख रहा है यहाँ से मोल पर लीटर अपॉन मोल पर लीटर और Kp भी आपको यूनिटलेस दिख रहा है। 80% गलतियां ये करते हैं अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और यूनिटलेस दिखता है और आदमी पहले सोच लेता है यूनिटलेस तो हो ही नहीं सकता है। आप Kc Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं इनकी यूनिट ऐसे कैसे हो सकता है कि ना हो। यूनिटलेस का ऑप्शन ही डाल देता है इंसान पहले। ठीक है ये हो सवाल में सॉल्व करें इस तरह के क्वेश्चन। एक और बहुत बढ़िया केस बनता है कि अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो वहां पे लिक्विड का वन ले लिया जाता है। ठीक है ठीक है if any reaction is in aqueous medium if any reaction is in aqueous medium then active mass of liquid is considered as 1। अगर कोई रिएक्शन एक्वस मीडियम में हो रही है तो लिक्विड का एक्टिव मास 1 ले लिया जाता है। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका। अच्छा ऐसा इसलिए क्योंकि एक्वस मीडियम में होने का मतलब लिक्विड उसका सॉल्वेंट हो गया। हाँ और उसी में उसको रिएक्शन करना है वही इतना ज्यादा अमाउंट में है क्या फर्क पड़ना है उसमें। जैसे आप जानते हैं CH3COO
CH3C डबल O का आप मान लीजिए CH3C डबल H ही मान लीजिए, ऐसा कुछ, ठीक है। ये एक्वस मीडियम में है, ये लिक्विड है, ठीक है। तो ये CH3C डबल O नेगेटिव और H3O पॉजिटिव जाके बन जाएगा, लेकिन होगी ये रिएक्शन भी। यहाँ पे ये एक्वस मीडियम में रहेगा और ये भी एक्वस मीडियम में रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो इसको क्या लगेगा, 1, ठीक है। अब क्या फर्क पड़ता है एक्वस लिक्विड में, एक ही चीज मान के धुल दोगे, नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दूर से अगर देखें तो Kc की यूनिट मोल पर लीटर दिख रही है, क्यों? मोल पर लीटर इसके लिए, मोल पर लीटर इसके लिए, अपान मोल पर लीटर इसके लिए। तो Kc की यूनिट, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, Kc की यूनिट क्या दिखेगी, मोल पर लीटर, और Kp की यूनिट क्या दिखेगी, अगर उसका वो होगा तो यहाँ ATM आना टाइम है, एक भी गैस का टर्म नहीं है, तो Kp का हुआ नॉट डिफाइंड। सॉरी अगर पीछे जो एग्जांपल किए हैं शायद हमने होश हवास में वहां नहीं किया ये काम, अच्छा यूनिटलेस था क्या? अगर एकांत में ऐसा हुआ होगा तो माफ करें, अगर हम होश हवास में उसको ना किए हो तो यहाँ पे मुझे ध्यान आया ये चीज कि गैस का अगर टर्म कहीं नहीं होगा तो Kp उसके लिए डिफाइन नहीं होगा, है ना, Kp उसके लिए डिफाइन नहीं होगा। जैसे इस एग्जांपल में था क्या, पीछे वाले में लिखा है मतलब ना नहीं यूनिटलेस लिखा है, अच्छा नॉट डिफाइन किया है, हाँ नॉट डिफाइन करें, वहाँ यूनिटलेस जहाँ लिखे थे CU वाले में ना, हाँ दोनों तरफ जब वो हो गया था तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे, Kp नॉट डिफाइन और यूनिटलेस दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे। तो होश हवास में करें, अब मैं बोर्ड को बैठ गया, मैं कर नहीं सकता उस चीज को, है ना, पर आप बस अगर गैस का एक भी टर्म नहीं है तो होश हवास में लिखें Kp नॉट डिफाइन, और इसके लिए सुधार लें, बार बार कह रहा हूँ अपने संपूर्ण होश हवास में, मैं कह रहा हूँ कि पीछे जो कुछ भी हुआ वो संपूर्ण होश हवास में नहीं हुआ, इसलिए Kp वहां पे अगर यूनिटलेस लिख गया हो, अगर और कोई ऐसा एग्जांपल मैंने आप दिया हो जहां पे गैस नहीं है और हमने Kp डिफाइन कर दिया है तो गलत है, ठीक है। अगर गैस का टर्म नहीं होगा तो Kp डिफाइन नहीं होगा। शुरुआत में भी हमने कहा था, एग्जांपल लेते समय माइंड से उतर गया होगा, इंसानों से गलतियां होती है, आइए हमारी जीभ काट लीजिए या हाथ काट लीजिए। खैर इस तरह से Kp और Kc का यूनिट लिखते आपसे आना चाहिए, Kp और Kc की यूनिट लिखते आपसे आनी चाहिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस बने हैं, खासकर स्पेशली नीट लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बने हैं। जेईई लेवल पे क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, Kp और Kc पे रिलेशन पूछे जाते हैं, Kp इक्वल टू Kc आगे टू पावर माइनस डेल्टा Lg ऐसा रिलेशन होता है उसका। तो देखेंगे Kc Kp में रिलेशन अगले लेक्चर में, तब तक आप जहां से एग्जांपल पाइए कहीं से भी पाइए Kp और Kc की यूनिट लिखते सीख जाइए। इंपॉर्टेंट लेक्चर कल के लिए देखते रहिए वीडियो, तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट।